नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। कल हमने इसका बेसिक जान लिया ना। क्या क्या पढ़े थे? वैद्युत आवेश, कूलाम का नियम, आवेश के प्रकार, एकांक आवेश, ये सब हो गया था। और कूलाम के नियम की सीमा, वहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, अच्छे से करना। ठीक। अगला टॉपिक है आवेश के मूल गुण। हेडिंग करो, आवेश के मूल गुण। आवेश के मूल गुण। पहला, मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश मतलब फंडामेंटल चार्ज। इंग्लिश में लिख लेना। फंडामेंटल चार्ज। देखो, मूल आवेश किसे कहेंगे? कोई भी आवेशित कण है, अब उस आवेशित कण पर जितना कम से कम चार्ज रह पाए वही क्या है? मूल आवेश। समझ में आया? किसी आवेशित कण पर जितना कम से कम चार्ज हो, चार्ज मतलब आवेश, किसी आवेशित कण पर जितना कम से कम आवेश हो वही क्या कहलाएगा? मूल आवेश। समझ में आया? क्या क्या बताए? किसी कहां चला गया? नहीं तो ऐसे लिख लो, किसी आवेशित कण पर, इस पर आवेशित कण पर क्या हो? जितना कम से कम चार्ज, एकदम कम, जितना कम कर सको उतना कम, जितना कम से कम आवेश हो उसे क्या कहेंगे? मूल आवेश कहते हैं। समझ में आया? तो बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होना चाहिए? मूल आवेश कितना होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना? हाँ, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। समझ में आया? प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। समझ में आया तक? किसी आवेशित का, एकदम तिरछा लिख दिया मैं, किसी आवेशित कण पर जितना कम से कम चार्ज हो उसे ही क्या कहेंगे? मूल आवेश। इतना कम चार्ज हो सकता है, ठीक, इतना कम से कम चार्ज रहेगा ही। क्लियर हुआ? आगे, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखो, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहते हैं? कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। समझ में आया? किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। का मतलब गुणा। तो किसी वस्तु पर जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पूर्ण गुणज। किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आवेश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज होता है। इसको पूरा लिखेंगे। इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण गुणज। अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। यहां से बदल, किसी वस्तु पर आवेश, किसी वस्तु पर किससे दर्शाते हैं? क्यू से। तो किसी वस्तु पर आवेश किसका पूर्ण गुणज? इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का मतलब गुण, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज इसलिए ले लेते हैं एन। एन का मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होएगा ना, 1 2 3 4 5, तभी तो पूर्ण गुणज होगा। बताओ 1.5 पूर्ण गुणज है कि नहीं? 12वीं पढ़ रहे हैं, दूसरी क्लास का गणित नहीं पता? अरे पूर्ण गुणज
1 2 3 4 5 फ्रैक्शन में नहीं रहता पूर्ण गुणज, पॉइंट में नहीं रहता पूर्ण गुणज। मल्टीपल मल्टीपल दो का पहाड़ा अगर पढ़ने बोलूं तो 2 का मल्टीपल 2 का गुणज, तो बताओ कहीं पर 1.5 मिल पाएगा? एक का पहाड़ा पढ़ोगे कहीं पर 1.5 मिलेगा? और अगर इसी की जगह 3.5 लिख दी, चलो 3.6 लिख देते हैं, किसी के पहाड़ा में आएगा क्या? तो समझ में आया? दशमलव नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? इससे परिभाषा समझो। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। याद हुआ? अब जो Q का मान है क्या क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्लस माइनस 5 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, कितना भी हो जाएगा। अब यही ये हो पाएगा क्या? 1/2 प्लस माइनस 1/2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? नहीं होगा। फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन का मतलब पूर्ण गुणज बन पाएगा क्या? किस ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 1/2 आता हो? नहीं। प्लस माइनस 4/2 हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? 2 दूनी 4, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है। मैं घुमाऊंगा तो घूम जाओगे। ये तो 2 ही है, ये तो पूर्ण गुणज है। 3/2 हो पाएगा? नहीं, 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। प्लस माइनस 5/7 इलेक्ट्रॉन नहीं। अब समझ में आया पूर्ण गुणज का मतलब? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आवेश का क्वांटीकरण, इसके अनुसार जो आवेश है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पूर्ण गुणज। और ये फ्रैक्शन के रूप में हो सकता है? नहीं, फ्रैक्शन मतलब भाग, भाग के रूप में नहीं हो सकता। अब समझ में आया? ये तो क्लियर। अच्छा, यहां से अगर 1 नंबर में सवाल पूछे आवेश का क्वांटीकरण, एन का मान प्लस हो सकता है कि नहीं, माइनस हो सकता है कि नहीं, है ना? यही तो है हमारा। ये एन हुआ तो प्लस में भी है और माइनस में भी, तो दोनों हो सकता है। एन का मान पॉजिटिव और निगेटिव यहां लिख भी दिए हैं। समझ में आया? एक एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। चलो नोट करोगे? अगला है आवेश का संरक्षण नियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अभी तक पेपर में नहीं आया है। आवेश का संरक्षण, ये सिर्फ समझने के लिए है, पेपर में आया नहीं है कभी, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़कर ये काहे देंगे 1 नंबर में। चलो समझे? अच्छा, पिछले साल हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट। सेम आवेश भी है, आवेश को न तो हम उत्पन्न कर पाएंगे और न ही नष्ट कर पाएंगे। सिर्फ एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में बदला जा सकता है। जैसे ऊर्जा को उत्पन्न कर पाए, नष्ट कर पाए? नहीं। लेकिन एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित तो कर पाए थे क्या? वैसे ही आवेश नष्ट नहीं होगा, उत्पन्न भी नहीं होगा, लेकिन एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में बदला जा सकता है। जैसे धन आवेश है, उसको बदल किस में सकते हैं? ऋण आवेश में। ऋण आवेश को किस में बदल सकते हैं? धन आवेश। लेकिन धन और ऋण नष्ट होगा क्या? नहीं। यही है ऊर्जा संरक्षण का एक आवेश संरक्षण का नियम। लिख लोगे ना इसको? इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, हाँ लिख लो। इसके अनुसार आवेश को, मैं शॉर्ट में यहां बता रहा हूं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में बदला जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल, रेशम का कपड़ा और कांच की छड़। रेशम का कपड़ा और कांच की छड़।
समझो, देखो गर्दन, रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, ये एग्जांपल कल भी बताया था वैद्युत आवेश में, यहां भी समझो इसी एग्जांपल पर। ये रेशम का कपड़ा एंड दिस इज द कांच की छड़, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ। अब बताओ, रेशम के कपड़े और कांच की छड़ दोनों को हमने अभी कुछ नहीं किया, आपस में मिलाया नहीं, रगड़े नहीं, तो अब इस पर नेट आवेश कितना रहना चाहिए? जीरो। नेट आवेश क्या होगा? जीरो। मतलब ना तो इस पर धनावेश है और ना ही ऋण आवेश, और होगा तो दोनों में बराबर ही होगा, जितना इसमें धन उतना ही ऋण, जितना इसमें धन उतना ही ऋण, तभी तो जीरो हुआ। क्या इसमें +5 तो इसमें -5, इसमें +5 और -5, दोनों बराबर या तो कुछ भी नहीं, तभी जीरो हो सकता है। समझ में आया? जीरो कैसे बन सकता है? 5 में 5 घटाएंगे तभी तो जीरो आएगा, 4 में 4 घटाएंगे तभी जीरो आएगा, तो ये +5 और -5। समझ में आया? तो अभी हमने जो ये एक रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, दोनों को हमने आपस में रगड़ा नहीं है, तो दोनों पर प्लस और माइनस की संख्या क्या है? बराबर, मतलब नेट आवेश क्या है? जीरो है। समझ में आया यहां तक? कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ने के पूर्व दोनों में कोई भी आवेश नहीं रहता, अर्थात नेट आवेश क्या होगा? जीरो। समझ में आया? कोई भी आवेश नहीं है तो साफ है नेट आवेश जीरो है। अब जैसे ही पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जैसे ही कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, रेशम के कपड़े पर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है। दोनों को हमने क्या किया? अब आपस में रगड़ा, तो इसमें क्या आ गया? प्लस आवेश, और इसमें क्या आ गया? माइनस आवेश। तो जितना कांच की छड़ में प्लस आवेश आएगा, उतना ही रेशम के कपड़े पर माइनस आवेश आएगा। ये कॉन्सेप्ट पहले ही कल समझ चुके हैं। जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉनिकल कर इसमें चले जाता है करके, ये शॉर्ट थ्योरी। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे लिखोगे? क्लियर? देखो, इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट, सिर्फ एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। हाँ चलेगा। समझ में आया? उसके बाद एग्जाम्पल, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ने के पूर्व उस पर कोई भी आवेश नहीं रहता, अर्थात नेट आवेश भी जीरो होगा। जैसे ही कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है, उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अभी भी नेट आवेश कितना है? जीरो, क्योंकि इस पर +3 और इस पर -3, तो अभी भी नेट आवेश कितना है? जीरो। इधर +3 और इधर -3, तो 3 में 3 घटाओगे क्या आएगा? जीरो। अभी भी जो नेट आवेश है वो क्या है? जीरो। समझ में आया ना? थ्योरी क्लियर? बना लोगे? नोट करोगे? कर लो। अगला टॉपिक करना एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। अब राइटिंग ठीक आया? अब समझ में आया ना? एकदम स्पष्ट। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। अच्छा, विमीय सूत्र के बारे में बताना नहीं पड़ेगा ना? अभी इसके पहले शायद कूलाम का बताया था, मतलब आवेश का विमीय सूत्र AT निकला था ना। तो विमीय सूत्र पूरा का पूरा 11th का हो सके तो 5 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करना, वहां से बहुत ज्यादा विमीय सूत्र यहाँ काम आएगा। एप्सिलॉन नॉट का सबसे पहले बताओ, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये चीज है। अब हमें K का विमीय सूत्र थोड़ी ना बताना है, विमीय सूत्र किसका बताना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखना, क्योंकि इसका निकालोगे तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा,
तो इसको सीधा याद रखोगे, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a की पावर 2। ये इसका विमीय सूत्र है। ठीक, समझ में आया? याद रखोगे इसको डायरेक्ट। ये उतना खास पेपर में आया नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ दे। क्लियर हुआ? अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते कितना है? कितना होता है इसका मान? 9 × 10 की पावर 9 होता है ना। अब एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकला, मतलब साफ है इसका भी कुछ ना कुछ मान आएगा। इसका मान होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12। उसको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि कैसे निकला है। ठीक, आंकिक मान ऑफ एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आंकिक मान कितना होगा? 8.854 इंटू 10 की पावर -12। लास्ट में इसका मात्रक बताऊंगा। अच्छा, यहां पर 8.854 इतना 3 वैल्यू हो गया ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में याद रखो, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही अंक तक भाग करते रहना, 3 अंक तक एकदम करने की जरूरत नहीं है। जैसे पाई का मान कितना होता है? 22/7। अगर इसको भाग करोगे तो ये कभी भी भाग नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, जिंदगी भर करते रहोगे नहीं जाएगा। 7 या 21, एक बचा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 एकाम, फिर 3, 7 चौक जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर लगभग 7 या 21 3 बार में, तो 7 दूनी 14, 2 ही बार जाएगा ना। समझ में आया? तो अप्रोक्सीमेट 2 ही वैल्यू लेंगे, 3.14। समझ में आया? तो अब जब भी पाई दिखे फिजिक्स में, पाई का मान हम कितना रखेंगे? 3.14 आया। लेकिन कब? जब किसी चीज से कटे नहीं तब। जैसे ये कहीं पर गुणा मिल गया, पाई गुणित 7, तो अब यहां पर पाई का मान हम 3.14 नहीं रखेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 गुणित 7, क्योंकि 7 से 7 कटते हुए नजर आ रहा है। समझ में आया? अगर इसी की जगह मान लो 8 रह जाए, पाई गुणित 2 कर दो। अब बताओ पाई का मान 22/7 रखेंगे? वो कट नहीं पाएगा, इसीलिए डायरेक्ट 3.14 गुणित 2, तो 3 दूनी 6 और 14 दूनी 28, तो 628, 6.2। समझ में आया अब वैल्यू? ठीक, फिलहाल अपन इसका निकालते हैं। देखो, k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो इसको छोड़ो, इसका मान जानते कितना होता है? 9 × 10 की पावर 9 होता है। अपने को किसका मान निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का। तो क्या होगा? ये रखे हमने एप्सिलॉन नॉट को यहीं, तो 4 पाई पूरा का पूरा क्या होगा? उधर चले जाएगा पूरा। देखो, एक का पहले 1 रखो, ये क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित 9 × 10 की पावर। समझ में आया? मैंने पूरा का पूरा वैल्यू एक लाइन समझाने के लिए और इधर ला आया। किसका मान चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का, तो ये हो गया। तो क्या बचा? 1/4 पाई 9 × 10 की पावर 9। समझ में आया? तो ये हो गया 1/4 का 4, पाई का मान 3.14 गुणित 9 गुणित 10 की पावर 9। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब देखो यहां से एकदम ज्यादा कैलकुलेटिव बन गया ना, बहुत कैलकुलेशन है, तो अब यहीं से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, या तो इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 4 × 12 113.04 गुणित 10 की पावर -9 को ऊपर लेकर चलो तो 10 की पावर +9 होगा। क्या समझ में आया ना? यहां पर क्या है? 10 की पावर +9, अगर ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर
-9। ये तो फिजिक्स की मैथ्स की थोड़ी बहुत छोटा कैलकुलेशन है, समझ में आएगा। अब यहां से पूरा का पूरा वैल्यू पुट कर लो, 8.85 इंटू 10 के पावर -12। समझ में आया। अगर पेपर में मान लो आ जाता है कैलकुलेशन करने के लिए तो यहां से स्टार्ट करना, यहां पर खत्म कर देना, एकदम ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ। मात्रक लिख लो, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर, इसका मतलब माइनस में समझना गुना है। ठीक, क्लियर हुआ। ये कभी भी पेपर में अभी तक तो पूछा नहीं है, कोई भी बोर्ड में नहीं पूछे हैं, ये सिर्फ ये काम आएगा, हर सवाल में यूज होगा, जब न्यूमेरिकल अभी सॉल्व करेंगे सामने तो वहां पर काम आएगा। ठीक, और ये समझ में आएगा तो इसको ना करोगे तो भी अच्छा है। याद बस रखो कि आया कहां से है, निकला कैसे है। ठीक, अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का पता होगा, मेरे ख्याल से बताना नहीं पड़ेगा। यहां मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए की पावर 1/a -m है, तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, a की पावर +m होता है। और अगर 1/a +m है तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, a की पावर, ये सिंपल छोटी बहुत कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो। अगला है परीक्षण आवेश, नहीं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश किसे कहेंगे। देखो, बहुत ही छोटा आवेश जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। समझ में आया, जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। बहुत ही छोटा आवेश जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। लिख लोगे परिभाषा, जैसे जैसे बताया वैसे लिख लेना। बहुत ही छोटा आवेश जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। ठीक, बहुत ही छोटा आवेश जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे। क्लियर हुआ। अच्छा, ये तो हो गया। अब विद्युत क्षेत्र आया तो थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हैं। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम का है। अच्छा, परीक्षण आवेश को दर्शाते हैं क्यू नॉट, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट याद रखना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझो, आवेशों का ऐसा समुदाय जहां पर किसी दूसरे परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसको मैं 10th क्लास में साइंस में भी पढ़ाया था अगर, और 11th में तुम लोग उसमें पढ़े हो, हाँ 11th में भी है ना, जहां पर गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़े हो, उपग्रह की कक्षीय चाल, परिक्रमण काल, ये सब। देखो, विद्युत क्षेत्र आवेशों का ऐसा समुदाय जहां पर जहां पर एकांक परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें। इसको ऐसे समझो जैसे मेरे पास एक चुंबक है, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो ठीक। एक चुंबक है, आप मान लेते हैं ये चुंबक का क्षेत्र है, जहां तक उसका क्षेत्र रहे वहीं उसका, मतलब जहां तक उसका असर रहे वहीं उसका क्षेत्र कहलाता है। ये तो पता है ना, जहां तक असर रहे वहीं उसका क्षेत्र। जैसे हमारा क्षेत्र यहाँ है, अपना इधर ही है, अगर बाहर जाएंगे तो हम किसी को जानते नहीं। तो मान लेते हैं ये पूरा का पूरा क्या है, चुंबक का क्षेत्र। अब लोहे को तो आकर्षित कर लेता है, क्या कर लेता है ना चुंबक। तो एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा, बताओ ये लोहे का टुकड़ा यहां पर है तो अभी चुंबक इसको खींच पाएगा क्या, क्योंकि वो उसके क्षेत्र से बाहर है। अगर इसी को हम थोड़ा सा यहां ला दें, अब बताओ खींच लेगा कि नहीं, क्योंकि वो उसके क्षेत्र के अंदर आ चुका है। समझ में आया। सेम इसमें भी काम करेगा। आवेशों का ऐसा समुदाय जहां पर किसी अन्य आवेश को या अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ये हो गया। कोई भी चार्ज है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना,
और ये उसका मान लेते हैं क्षेत्र। क्या है उसका? क्षेत्र। समझ में आया? अब यहां पर एक चार्ज है निगेटिव माइनस, तो अभी बताओ कुछ हो पाएगा क्या? नहीं। अगर मैं उसको यहां पर लाया तब आकर्षित हो जाएगा ना? आकर्षित हो पाएगा। तो यही क्या है? वैद्युत क्षेत्र। आवेशों का ऐसा समुदाय, आवेशों का ऐसा समुदाय जहां पर किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव हो। अगर इसी की जगह मान लो प्लस रह जाए, अब प्लस, तो अब आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण है, क्योंकि प्लस प्लस आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? थ्योरी क्लियर हुआ? क्या लिखेंगे? हाँ, आवेशों का ऐसा समुदाय जहां किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर, परीक्षण लाने पर क्या हो? हाँ, आकर्षण, कैसे लिखते हैं? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे किससे? ई से। क्लियर हुआ? चलो नोट कर लो। चलो अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की एकदम सरल है, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश में लिखना होगा तो लिख लेना। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बताए? एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। हो गया? समझ में आया थ्योरी? इसको क्या मानते हैं? एकांक परीक्षण आवेश, पता है ना? क्यू नॉट को अभी बताया था, एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट, और एफ का मतलब फोर्स बल। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया? इसको हमने प्रदर्शित किससे किया है? ई से। समझ में आया? किससे प्रदर्शित किए? ई से। इसका मात्रक ऐसे लिखते हो ना हेडिंग करके, मात्रक बताओ ई का। देखो मात्रक पता नहीं है तो निकालने के लिए बता रहा हूं फिर से, कई बार हो गए बताते बताते। एफ बटे क्यू नॉट है ना, एफ बटे, एफ का मात्रक क्या है बताओ तुम? बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कूलाम, तो न्यूटन प्रति, समझ में आया? न्यूटन प्रति कूलाम। इसी को ऐसे बोलते न्यूटन कूलाम इनवर्स, क्योंकि पावर में +1 ऊपर में जाकर -1 होगा, अभी बताया था। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? उसके बाद इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र देखो, न्यूटन है, बल का मात्रक है, न्यूटन का विमीय सूत्र पता है? बल का विमीय सूत्र देखो, m/L/T-2, ये हो गया न्यूटन का। नीचे में कूलाम, कूलाम का A, समझ में आया? अब निकल जाएगा क्या? m का m, l का l, ये t की पावर -2 और t की पावर +1 ऊपर में जाएगा तो -1, तो -2 और -1 -3, और a की पावर +1 ऊपर में जाएगा तो a की पावर -1। ये क्या आ गया हमारा विमीय सूत्र किसका? विद्युत। और ये पेपर में आता है ना, यहां से कई बार पूछे क्वेश्चन,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मात्रा, विमी सूत्र, तीनों को मिलाकर एक एक नंबर करके 3 में 1 में समेट देते हैं, या तो एमसीक्यूज वाले में खाली स्थान में ऐसे में एक एक नंबर में देते हैं। एक चीज और याद रखो, इसकी राशि राशि समझते हो ना? अरे कुंभ, वृष, मेष वो नहीं है, अदिश सदिश। अदिश होगा कि सदिश? सदिश। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश। इसमें दिशा का ज्ञान होगा। इसमें देखो, सदिश और अदिश का मतलब जानते हो ना? जिसमें दिशा का पता रहे वो सदिश, और जिसमें दिशा का पता न रहे वो अदिश। समझ में आया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश। नोट करो जितना है उतना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर विमी सूत्र का बात आया था ना, न्यूटन बल का विमी सूत्र पता था, ये तो बन गया। और अगर नहीं पता तो पूरा का पूरा कैलकुलेट करो, F बटे क्यू नॉट। यह है क्यू का तो पता है 80, बल का निकालना पड़ेगा। अब लगाओ, बल है, बल का पूरा फॉर्मूला पुट करना, तब फिर निकलेगा, फिर उसका और फॉर्मूला आएगा तब वो निकलेगा, फाइनल यहां तक पहुंचेगा। हाँ, अगला हेडिंग, अब डेरिवेशन आएगा। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना लंबा चौड़ा हेडिंग मत करो। बिंदु आवेश के कारण सीधा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो। विद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखना पूरा का पूरा दिमाग ओपन हो जाएगा यहाँ। अभी तक पेपर हुआ था तो पूरा क्लोज हो गया था ना, वो इस व्यंजक को समझने पर एकदम खुल जाएगा। देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 3-4 चैप्टर में पढ़ना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। 2 पॉइंट में निकालेंगे, अच्छी और निरक्षी, जस्ट इसके बाद मिलेगा। फिर वही व्यंजक विद्युत विभव पर मिलेगा इसके बाद वाले चैप्टर में। फिर मिलेगा 5वें चैप्टर में चुंबक के लिए, पिछले साल 11th में पढ़कर आए हो गुरुत्वाकर्षण के लिए। अब अगर वो अच्छे से क्लियर है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखो, पहले चित्र बनाते उसके बाद समझते हैं। चित्र खत्म। देखो अब समझा। थ्योरी सबसे मेन यहाँ पर थ्योरी है ना। थ्योरी अगर याद करोगे तो दिक्कत जाएगा, रटोगे। सीधा यहीं पर चित्र को देखकर समझोगे तो असर पड़ेगी। व्यंजक अगर आया, हेडिंग करोगे, चित्र बनाओगे, चित्र को देखकर थ्योरी याद करोगे। समझ में आया? सबसे पहले हेडिंग है, हेडिंग से चित्र दिमाग में आना चाहिए, और चित्र बन गया तो थ्योरी आराम से बन जाएगा। देखो, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने डायग्राम बना ली, चित्र। अब इसकी मदद से पूरा का पूरा थ्योरी देखो इसी में कैसे बनेगा। माना एक बिंदु ओ है, माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। यहां तक याद हुआ? माना एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे आर दूरी पर क्या है? एक बिंदु पी है जिस पर क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकाल रहे हैं? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश हो गया, इसके कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अब समझ आया थ्योरी कैसे लिखेंगे? रटोगे तो पक्का है भूलोगे, चित्र को देखकर समझे रहोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। माना एक बिंदु क्या है? वो है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ आया?
माना बिंदु P पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा गया है। क्लियर? माना बिंदु P पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा गया है और ये ऐसे परावैद्युत माध्यम में उपस्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आया? ये नया मिला परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या है? K। इसको याद रखना, सब में काम आएगा और हमेशा निर्वात या वायु में K का मान 1 बनेगा। ठीक? समझ में आया थ्योरी? बोल लोगे? देखो एक बार और फाइनल बता रहा हूं। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु P पर प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा गया है तथा ऐसे परावैद्युत माध्यम में उपस्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। ये कहां उपस्थित है? परावैद्युत माध्यम, और इसका परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? K। ये लाइन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। और इस दिशा में F बल लग रहा है क्योंकि अभी बताया था ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? अदिश की सदिश? सदिश। तो इस दिशा में बल लग रहा है, बता रहा है। ठीक? थ्योरी याद हुआ? लिखना नहीं पड़ेगा ना। आप कूलाम के क्या हो गया और बताना है आगे। ये तुम लोगों के चक्कर में तो हाँ अटक गया मैं। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम पढ़ रखे हो? नहीं पढ़े हो तो पढ़ो। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, ये होता है ना। अब देखो यहां से कैसे निकलेगा। F का F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K आ जाएगा इस बार। क्यों? अभी बताया ना ऐसे परावैद्युत माध्यम में उपस्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ये पेपर में नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आगे चलकर हमेशा K का मान एक ही पुट होगा। ठीक? लेकिन बता देता हूं व्यंजक में आया तो Q1 ये 1 और ये 2 आवेश उपस्थित है। Q1 की जगह हम क्या लेंगे? Q। Q2 की जगह ये Q नॉट नजर नहीं आ रहा है। कब बोलते Q के बाद Q, अब बाद में बोलते नॉट बटे में R होगा। अब देखो F का F, ये प्लस Q नॉट को अगर मैं इधर लागू तो डिवाइड में आएगा क्या? क्या बचा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे ये Q नॉट तो इधर आ गया। अब भी पढ़े हो F बटे Q नॉट क्या चीज है? भूल गए? कोई बात नहीं। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां लिख लेना, क्योंकि F बटे Q नॉट बराबर E। क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे R²। अब यहां लिखोगे निर्वात या वायु में K बराबर, ठीक। इसी बस में बताऊंगा कि निर्वात या वायु में K बराबर 1। अब आगे मैं K को लूंगा ही नहीं, तो समझ जाना वहां K है, मान 1 हो चुका है। समझ में आया? तो E बराबर क्या बचा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 हो चुका। Q बटे R²। निकल गया व्यंजक। आया? अब E का मान पता है 9A, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का 9 × 10 की पावर 9 Q बटे आ गया। लास्ट में लिख देना, यही अभिष्ट व्यंजक है या यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समझ में आया? और समझाना है? क्लियर हो गया? ठीक, सरल है। यहां से Q और Q नॉट बस रखना पड़ा, Q नॉट इधर लाए, E बन गया, K का मान 1 रख दिए और आ गया, खत्म। समझ में आ गया? कल पढ़ेंगे आप इसके आगे का वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, तब तक पूरा प्रैक्टिस करके आना।